हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। मुबश्शिर ज़ैदी, ज़रार खोड़ो और वसअतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। आज हमारी जो बड़ी ख़बर है वो ये है कि सिंध के ज़िले शिकारपुर के नज़दीक कच्चे के इलाके में पुलिस का डाकुओं के ख़िलाफ़ ऑपरेशन जारी है और ये ऑपरेशन को आज तीसरा दिन है। हुआ ये कि वहाँ कच्चे के इलाके में डाकुओं ने कोई इलाके के तकरीबन 15 लोगों को अगवा कर लिया और उसके बाद सोशल मीडिया पर उन्होंने जो उसकी फुटेजेस भी डाली, जिसके बाद पुलिस ने उनके ख़िलाफ़ एक्शन स्टार्ट किया। अब कच्चे के इलाके में डाकुओं की मौजूदगी कोई नई बात नहीं है। बरस से हम ये कहानियाँ सुनते आ रहे हैं कि डाकू जो है कच्चे के इलाके में मौजूद होते हैं, वो अगवा करते हैं, फिर ऑपरेशन होता है और कुछ अरसे के लिए जो है वहाँ पर डाकुओं की खबरें आना बंद हो जाती हैं, मगर फिर ये सिलसिला शुरू हो जाता है। बहरहाल इस दफ़ा मामला खासा संगीन है। पुलिस के ऑपरेशन में जो है 2 पुलिस वाले अब तक शहीद भी हो चुके हैं। 8 के करीब जो डाकू हैं उनको पकड़ा गया है, 3 डाकुओं को मारा गया है। 8 के लगभग जो यरगमाली हैं उनको छुड़ाया है पुलिस ने। इस वक्त हमारे साथ DIG लाड़काना नासिर आफ्ताब साहब मौजूद हैं। नासिर साहब, क्या सूरत हाल है? जी, फिलहाल तो वी आर टोटली कंट्रोल ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया। हमने फिलहाल तो उसकी अपनी कंसोलिडेशन शुरू की हुई है और हमने उनकी इंसर्कलमेंट डाकुओं की हुई है, क्योंकि हमारे अंदर इलाके के अंदर जब कच्चे का एरिया है, चूँकि सारे डाकू हैं नहीं है, 4 लाख की आबादी में अगर 200 डाकू हैं तो दैट मेक्स योर जॉब वेरी डिफिकल्ट एक्चुअली। उसमें कोलैटरल डैमेज को बचाना, उसको देखना, फिर अपना टारगेटेड जाना, फिर वहाँ का कम्युनिकेशन सिस्टम, फिर वहाँ की एक्सेसिबिलिटी इश्यूज, फिर वहाँ पे डाकुओं के पास जो लेवल ऑफ वेपनरी मौजूद है जो जनरली आर्मीज के पास होती है, सारी चीज़ों को देखते हुए हमें जो है बड़ा ग्रेजुअली एंड स्लो मूव करना होता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हमने 8 किडनैपर्स को रिकवर कर लिया है और हमारे जहाँ तक इतलात हैं उसके मुताबिक 4 डाकू अभी तक हलाक हो चुके हैं और 8 के करीब जो है जख्मी हैं, जो हमें मुख्तलिफ इधर से इंटरसेप्ट और मुख्तलिफ सोर्सेज से पता चलता है। अमूमन जनरली लोग हमसे ये सवाल भी करते हैं कि जी किसी ने कोई बॉडी देखी नहीं, लेकिन वो अंदाज़ा नहीं होता कि कच्चे के अंदर जब ऑपरेशन कर रहा होता है उधर किसी की बॉडी उठाना और फिर निकलना, दैट इज़ प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। तो बिल्कुल ये इस इलाके में एक्सेस बहुत मुश्किल होती है। कच्चे का इलाका है, चारों तरफ पानी भी है, पुलिस को जाहिर है बहुत मुश्किल होती है। और जैसे आपने भी कहा कि इस तरफ इशारा किया, अभी ये भी खबरें जैसे आपने बताया था कि रीइंफोर्समेंट्स यहाँ से कमांडोज भी गए हैं, स्नाइपर्स भी गए हैं, क्योंकि जो इंसिडेंट हुआ जिसमें 2 पुलिस वाले शहीद हुए, उस बारे में बताइए कि वो कैसे एक बुलेट प्रूफ आर्मर्ड कार को किस तरह से PS हो गई। बेसिकली जो है हमारी जो APC है, जो सिंगल चादर, हमारी 2 किस्म की हमारे पास आर्मर्ड व्हीकल्स है, एक सिंगल चादर है, एक डबल चादर है। जो सिंगल चादर है विच इज क्वाइट स्ट्रॉन्ग इनफ, लेकिन वो इवन जनरल जो लॉन्चर से रॉकेट फायर होता है उसको भी सह सकती है। लेकिन एक होता है RR-75 रॉकेट, वो जो है वो पियर्स कर जाता है अमूमन इसके अंदर। तो इस अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट में हमारी ये जो APC थी इसका लीवर फंस गया और ये खड़ी हो गई व्हाइल कमिंग बैक फ्रॉम दी ऑपरेशन। तो वो उनको एक सिटिंग डक मिली जिसपे उन्होंने जो है 3 रॉकेट्स दागे, जिनमें से 2 रॉकेट्स अंदर पियर्स कर गए। उसमें एक हमारा APC का ड्राइवर, एक हमारा कांस्टेबल और एक हमारा प्राइवेट ट्रैकर जो था साथ में था, वो शहीद हो गया और बाकी जख्मी हुए। लेकिन तीसरा रॉकेट जो है वो फंस गया चादर के अंदर, वो पियर्स नहीं कर सका। फिर बाय द टाइम जो वहाँ से हमारी रीइंफोर्समेंट वापस आई, पहले जख्मियों को इवैक्यूएट किया सिर्फ उन गोलियों की बुछाड़ में और रॉकेटों की बुछाड़ में, और उसके बाद हमने अपनी APC को भी वहाँ से रिकवर किया। वो जो बीच में एक छोटा सा गैप था उसमें उन्होंने जो है कुछ वीडियोस भी डाकुओं ने वहाँ पे बनाई जो सोशल मीडिया पे उन्होंने वायरल की, शायद आपने भी वो देखी होगी। बिल्कुल। सो दैट्स हाउ इट हैपेंड, बट इट वाज अ ब्रेव इंसिडेंट ऑन आवर फोर्स पार्ट के उस सिचुएशन में जाना, अपने जख्मियों को इवैक्यूएट करना, अपने इक्विपमेंट को इवैक्यूएट करना, अपने शुहदा की बॉडीज को इवैक्यूएट करना।
That was Under fire. Daredevil. जी नासिर साहब, सॉरी कलामी के लिए माजरत, कुछ कराची में भी गिरफ्तारियां हुई हैं और अब मैं बात कर रहा हूं जो अलेजेड पेट्रन्स या सपोर्टर्स हैं। मैं तेगो खान तेगानी, उनके बेटे और उनके शायद एक भतीजे को भी गिरफ्तार किया गया। आप थोड़ी सी रोशनी डाल सकते हैं कि इनकी क्या इन्वॉल्वमेंट है अलेजेड? जी बेसिकली जी, आप अगर यहाँ पे कच्चे के निज़ाम को समझे तो इधर ट्रेडिशन और सरकारी निज़ाम जो है कच्चे के एरिया में पर्टिकुलर काफ़ी इम्पोर्टेंट फोर्स है बेसिकली। और यहाँ पे जो बोतार होता है या सरदार होता है, अमूमन उसकी जो है बड़ी इसमें वो होती है, इन्फ्लुएंस होता है। और हमारे पास काफ़ी ऐसे शवाहिद मौजूद है जिसमें इन डाकुओं को, इस एरिया में रहने वालों को, इनके जो वहाँ पे पेट्रन्स थे वो उन्होंने इनकरेज किया कि आप ये काम अगवा बराए तावान जारी रखें। और चूँकि हम डायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे तो हम शुरुफा की बेस पे आते रहेंगे, कवर करते रहेंगे। तो वी आर नॉट रेडी टू टॉलरेट सच एन एक्ट। तो नासिर साहब, जो लोग अगवा हुए हैं उनकी तादाद एक तो 15 के करीब बताई जा रही है, आधों को आपने रेस्क्यू भी कर लिया। ये लोग कौन हैं? सर मुख्तलिफ लोग हैं और मुख्तलिफ मॉडल्स ऑपरेंडाई है। में कई लोगों को जो है लड़की की आवाज़ में ल्योरेन करके, हनी ट्रैप करके बुला लिया जाता है। किसी को बुलाया जाता है कच्चे में कि जाओ आपको हम तीतर देते हैं, किसी को तावीज़ के करने, किसी को इवन गुलकार तक जो अंदर गाने माने जाते हैं उनको भी गिरफ्तार कर लेते हैं। और जब ये हद से बाहर हो जाते हैं तो ये मेन रोड पे आ जाते हैं और वहां से, और इनका जो लास्ट स्ट्रॉ था जो जिसकी वजह से वी हैड टू लॉन्च दिस ऑपरेशन वाज दे केम ऑन द मेन रोड्स और उन्होंने ट्रकों पे फायरिंग करके 2 ड्राइवरों को अगवा करके ले गए। सो दैट्स व्हेन इट वाज बियॉन्ड कंट्रोल एंड वी वेंट इन आउटराइट अगेंस्ट। तो नासिर साहब, कितने पुलिस वाले इन्वॉल्व हैं इस ऑपरेशन में? और लगता है आपको, क्योंकि जिस तरह पहला ऑपरेशन आपको याद होगा 3 साल पहले जो रहीम यार खान और राजनपुर की तरफ हुआ था, वहाँ पर फिर इवेंचुअली जो है रेंजर्स को बुलाना पड़ा, फिर आर्मी को कॉल इन करना पड़ा, छोटू गैंग की मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आप कॉन्फिडेंट हैं कि आपने मामलात को अंडर कंट्रोल कर लिया है या मामला आगे बढ़ेगा? जी हम बड़ी कॉन्फिडेंट हैं कि हमारे मामलात अभी कंट्रोल में है। हमारे अपने रिसोर्सेज अभी पूरे हो रहे हैं और हमारे अपने रिसोर्सेज से ही हमने इनको किया है। और हम इंशाल्लाह इसको, लेकिन हम इसको मूव ऑन इसलिए ग्रेजुअली बहुत स्पीड में नहीं कर रहे कि कोलैटरल डैमेज ना हो। ठीक। अच्छा, एक चीज़ बस जो हर आदमी ये पूछता है कि इतने एडवांस इनके पास असलहा आता कहाँ से है? तो ये रूट जो है या ये किस तरह ले आते हैं असलहा? ये बेसिकली जी देखिए ट्राई जंक्शन एरिया है जहाँ पे 3 सूबों का जंक्शन बनता है। और ये जो है ट्राई बॉर्डर एरिया, मतलब यहाँ पे अगर आप देखें तो साथ ही बलोचिस्तान है, बलोचिस्तान में फरारीज एंड ऑल दोज थिंग्स। और फिर ये साथ ही आप एच करें तो केपी के भी करीब है, राजनपुर का एरिया पंजाब का, ये सारा का सारा एक ट्राई जंक्शन बेसिकली बन रहा है। और ये ट्राई जंक्शन में देयर आर मेनी लूप होल्स जहाँ से ये स्मगल होकर आया। और ये कच्चे का हमेशा हैवी वेपनरी का एक कल्चर भी रहा है थ्रू आउट हिस्ट्री के, दे हैव बीन गेटिंग ऑल दीज थिंग्स। लेकिन मोस्टली दिस ये जो हैवी वेपनरी इनको बलूचिस्तान से आती है, जो बलूचिस्तान में अफगानिस्तान से आती है। बहुत शुक्रिया नासिर साहब हमें बताने का। जैसे ये कह रहे थे कि ओवरऑल आज मैं ये भी देख रहा था, गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल, उन्होंने भी एक बयान दिया है। उन्होंने कहा वज़ीर आज़म ने हिदायत की है कि वज़ीर दाखिला शेख रशीद सुबह जो है वो कराची पहुँचे और यहाँ रेंजर्स से बात जी, पता नहीं कितने वज़ीर आज़म, कितने गवर्नर जनरल, कितने वायसराय गुजर गए, वो चार्ल्स नेपियर से लेके और इमरान खान तक। ये कच्चे का इलाका अंग्रेज़ हो या पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेशन हो, हमेशा तारीख़ी तौर पे दर्द सर रहा है। कितने ऑपरेशन हुए हैं, ज़ियाउल हक के ज़माने में कितना बड़ा ऑपरेशन हुआ था, उसके बाद भी हुआ है। तो
आर्जी तौर पे तो हो जाता है, नए नए तजर्बे भी होते रहते हैं, लेकिन इस मुस्तकिल दर्द सर का अंग्रेज से लेके आज तक कोई इलाज नहीं। अच्छा, कोई ना कोई सॉलिड रीजंस तो होंगे। यही हमने बात की अमर गुरेरो जो सहाफ़ी हैं, उनसे वो इस चीज़ को कवर भी कर रहे हैं, इस पूरे ऑपरेशन को भी, और पहले भी करते रहे हैं काफ़ी सालों से। तो उनसे हमने पूछा कि अमर भाई ज़रा हमें ये समझा दें कि ये मसला है क्या, तो सुनिए उनका जवाब। अच्छा, ये जो मसला है ये कोई आज का नहीं है, ये कोई 4 डिकेड या 4 दहाइयों से ये चल रहा है। ये 80s से शुरू हुआ है और अब तक जो है वो जारी है। सिंध के इन शुमाली सिंध के इन अजला के अंदर अभी तक ये जारी है। डाकू कल्चर है ये सिंध के कच्चे के एरिया में। अब कच्चा क्या है, कच्चे को समझने के लिए आप ये समझें कि दरियाए सिंध के दोनों किनारों पर दीवारें एक मिट्टी की बनी हुई है जिनको एम्बैंकमेंट या बंद कहा जाता है। और वो बंद जो है किसी जगह पर 10 किलोमीटर, किसी जगह पर सिर्फ 2 किलोमीटर, कहीं 35 किलोमीटर भी है। तो ये होता है कि जब भी मानसून की बारिशें होती हैं या फिर गर्मी में, आपको पता है ऊपर ग्लेशियर पिघलते हैं तो पानी ज्यादा आता है, फिर मानसून बारिशें तो एक तुगयानी से आ जाती है। उस तुगयानी को पानी जो है वो दरिया सिंध से बाहर निकलकर सैलाब का सबब ना बने, तो इसके लिए वो बंद बांधे गए। उस बंद के दरमियान वाले हिस्से को कच्चे का एरिया कहा जाता है। आप अगर पंजाब से दाखिल होते हैं तो सिंध के जो राइट साइड सिंधु दरिया के, वो कश्मीर कंदकोट स्टार्ट होता है, फिर शिकारपुर है, फिर लाड़काना है, और लेफ्ट साइड पर गोटकी है, फिर सक्खर है, फिर खैरपुर है, इस तरह नीचे आते जाते हैं। तो ये जो एरिया है इसमें बहुत बड़ी तादाद में किसी दौर में बड़े जंगलात होते थे जो कि काट के अब वो खेती बाड़ी के लिए जमीन इस्तेमाल होती है। उस एरिया के अंदर एक तो जाना बड़ा मुश्किल है, तो वहां पर जो है वो ये डाकू पिछले कोई 4 दहाइयों से मौजूद है। जी अच्छा, अब वो सर जैसे आप अभी बयान कर रहे थे कि ये कोई आज का मसला नहीं है, दहाइयों का मसला नहीं है, ये सदियों, नेपियर साहब ने वही मैं कह रहा हूँ, सदियों का मसला है। तो मेरी अगर सवाल अमर भाई से यही किया कि इतने ऑपरेशन होते हैं, दहाइयों से हो रहे हैं, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि मसला हल नहीं होता, क्यों? देखिए, मैंने जैसे आपको बताया कि ये कच्चे का एरिया है जो दरिया के अंदर है, यानी दरिया के पेट में है, और उसमें ये होता है कि आप बाहर से जब आते हैं तो आपको रोड, रास्तों, पुलों से गुजर कर एक जिले से दूसरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है वो जाना होता है। मगर दरिया के अंदर ये सारे डिस्ट्रिक्ट जो हैं आपस में जुड़े हुए, और हर डिस्ट्रिक्ट में मुख्तलिफ डाकुओं के गिरोह जो है वो मौजूद होते हैं। तो जब आप शिकारपुर में ऑपरेशन करते हैं तो ये सारे जो है कश्ती में चल के कंदकोट चले जाते हैं, सक्खर चले जाते हैं, बल्कि पंजाब के भी 2 जगहें जो है, राजनपुर और रहनियार खान जो है, वहां पर भी डाकुओं के मुख्तलिफ गिरोह हैं, तो उनसे भी इनका नेक्सस है, तो वहां चले जाते हैं। तो आप जो है ना, जब ऑपरेशन एक डिस्ट्रिक्ट में करते हैं तो दरियाई सिंध से ये दूसरे डिस्ट्रिक्ट में चले जाते हैं। तो ये एक प्रॉब्लम है कि जब तक सिंध के ये शुमाली सिंध के 8 अजला जो कि कच्चे से लगते हैं, उनमें बेकवक्त और पंजाब के राजनपुर और रहनियार खान में जब कोई बड़ा ऑपरेशन ना किया जाए, जैसा कि हमने देखा था माजी में छोटू गैंग के खिलाफ जब ऑपरेशन हुआ था तो पुलिस नाकाम हो गई, फिर रेंजर्स आई और उसके बाद आर्मी को आना पड़ा, उसके बाद उस गैंग को खत्म किया गया। तो एक तो ये बड़ा सबब। दूसरा सबब ये है कि ये इन डाकुओं के पास जो है वो जदीद किस्म का असला है जो कि पुलिस के पास नहीं है। कल आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा कि उन्होंने बख्तरबंद गाड़ियों के जो है ना वो आर पार गोलियां चली गई थी। मैंने इस सिलसिले में कल जो है वो बात की थी, जो कि इरफान सम्मू साहब है, इस वक्त SSP सक्खर है, उनका कहना है कि इनके पास जो गोलियां हैं वो कोई इंसानी हाथ के बराबर की साइज की गोलियां हैं, और वो गैर ममनुआ जो बोर है वो उनके पास है जो कि पुलिस के पास नहीं है। ये जो आप देखते हैं कि अफगान वार के दौरान जो क्लाशनकोफ आई थी पाकिस्तान में, क्लाशनकोफ पहली बार सिंध के डाकू ने इस्तेमाल की, उसके बाद पुलिस के पास गई। यानी डाकू जो हैं वो मॉडर्न जदीद किस्म के असले से वो लेस हैं और पुलिस के पास वो चीजें नहीं है। ये जो कल परसों वाला ऑपरेशन हुआ था, ये 12 लोग मगवी थे जिनकी बाजियाबी के लिए हुआ था। उनके लिए कोई तैयारी नहीं थी, बस कुछ जवानों को कुछ बख्तरबंद गाड़ियों के साथ भेज दिया गया था और फिर हमने अर्शद देखा
एक तो वो जवान जो है वो हलाक हो गए और गाड़ियों के आर पार जो है वो डाकू की गोलियां जो है वो चली। डाकू की गोलियां। अच्छा अमर, ये जो आपने कहा जदीद असला अफ़गानिस्तान बलूचिस्तान कैसे आता है, कहाँ आता है, ये कहानी बहुत पुरानी है। कम से कम 4 अशरे से तो मैं ही सुन रहा हूँ ज़िया-उल हक़ के दौर से कि ये नेटवर्क है। ये 40 साल से ये नेटवर्क कायम है, सलामत है, सबको पता है, सहाफ़ियों से लेकर इंटेलिजेंस एजेंसियों तक। तो फिर क्या ये इसकी फ़ारसी में समझना चाहता हूँ, ये रैकेट क्या है? इसकी एक बड़ी जबरदस्त किस्म की एक तहकीक की है। शाह अब्दुल लतीफ यूनिवर्सिटी खैरपुर के उस्ताद हैं प्रोफेसर इमदाद हुसैन, जो कि 2005 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस में उनकी ये तहकीक छापी है, वो डिकेड ऑफ द डाकवेट जो है, उसमें उन्होंने बताया है कि इसके 5-6 जो हैं वो असबाब हैं। वो ये हैं कि डाकू जो है वो अफगान पनाहगज़ीनों से खरीदते हैं या फिर समलदरों से खरीदते हैं, बलूचिस्तान की जो लेवी फोर्स है जिसे कबायली पुलिस कहा जाता है वो, या फिर सिंध के पुलिस कुछ करप्ट ऑफिसर जो कि बेचना चाहते हैं, क्योंकि ये डाकू जो हैं ये मार्केट से ज्यादा रेट देते हैं। और इस सिंध के ये जो अजला हैं शिकारपुर वगैरह, ये बलूचिस्तान से मिलते जुलते हैं। तो देखें ना, अब असला या तो समंदर से आएगा या तो ऊपर से आएगा, मगर ये जो सिंध के इन अजला से जहाँ से बलूचिस्तान से मुतसिल हैं, तो ये असले की सप्लाई वहां से आती है और ये लोग फिर डाकू के पैसे बहुत होते हैं उनके पास, तो ये वहां से खरीदते हैं। अच्छा, थैंक यू सो मच अमर। कंद कोर्ट में कच्चे के इलाके में एक डाकू थे, सब्जोई साहब, भोरल सब्जोई साहब, उनसे मैं मिला। उन्होंने ये कहा, चूँकि टाइम नहीं, कब की बात है ये बात है कोई आज से कोई 15 साल पहले की, राडो बोस्की वो तो खैर होता है। बाकायदा उन्होंने माल खाना बनाया हुआ था जिसमें लाइन से, जैसे थाने में नहीं असले खाने में राइफल रखी जाती, वो रखी गई थी। टीप का बाद मैं बताना चाहता हूँ, बाकी कहानी को छोड़ें। चलते चलते कहने लगे, सही अगर आप पिछले हफ्ते आते तो बड़ा मज़ा करते। मैंने कहा क्या हुआ? कहने लगे, सही SSP के लिए हमने मुजरा किया। वक्फा ले लें। वेलकम बैक। और अब बात कर लेते हैं मईशत की। अब से 3 बरस कबल तक हम जिस तरह से बात करते थे मईशत की, तो हमेशा यही होता था कि मईशत कहीं नहीं जा रही, मईशत नीचे जा रही है। जो तमाम उसके इशारे हैं वो यही बता रहे थे कि कुछ भी बेहतरी की तरफ नहीं जा रहा। मगर इस बरस अब ये हुआ है कि हमारी जो माशी ग्रोथ है उसके बारे में कहा जा रहा है कि वो 3.9 हो जाएगी, जो कि अंदाज़ों से तकरीबन दुगनी है, क्योंकि तकरीबन 4%। जी 4%। तो वो 2% तक जो आलमी इदारे थे, एशियन डेवलपमेंट बैंक भी, वर्ल्ड बैंक भी, IMF भी यही कर रहे थे। और मसला ये भी था कि कोविड का ज़माना, हमने पिछले साल माइनस ग्रोथ हुई थी और कोविड की वजह से खासा मैंने कहा था ना कि खान साहब कुछ कर दिखाएंगे, आप लोग मानते नहीं थे दोनों। ठीक है सर, बिल्कुल। ये वसत साहब की बात याद रखिएगा, हाँ। नौकरी फेल करने की कोशिश में जी। लेकिन बहरहाल तो हमने सोचा कि हम जो इस्लामाबाद में कुछ सहाफ़ी ऐसे हैं जो मईशत पर गहरी नज़र रखते हैं, उनमें ही डॉन के मुबारक ज़ेब भी हैं, जो रेवेन्यू साइड को भी देखते हैं, ट्रेड को भी देखते हैं, कॉमर्स को भी देखते हैं। तो उनसे हम बात करें तो मुबारक, आपको भी यही लग रहा है जैसे हुकूमत कह रही है कि मईशत बेहतरी की तरफ जा रही है? जी मुबशिर, थैंक यू। असल में जो फिगर्स अभी तक सामने आए हैं तो हमें उसको इसलिए एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हमारे पास कोई अल्टरनेट कोई सिस्टम नहीं है कि हम कहें कि ये जो फिगर है ये ठीक नहीं है और जो लोग कह रहे हैं कि ये फिगर को थोड़े से ज़्यादा हो गए, तो उस सिलसिले में मतलब है कोई थिंक टैंक या कोई ऐसा रिसर्च या कोई हत्ता कि सेंट्रल बैंक जो है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का भी ट्वीट आ गए हैं और उन्होंने कहा है कि 3.94% का जो ग्रोथ है ये बिल्कुल सब्सटेंशिएटेड है, जो डेटा है वो सपोर्ट कर रही हैं, ये सारा कुछ आ गया है। इशू ये है कि
जब हम देखते हैं कि एग्रीकल्चर साइड पे जो ग्रोथ नज़र आ रही है तो वो 3-4 बड़े मेजर क्रॉप्स है, जिसमें से बम्पर क्रॉप हुई है वीट की 27 मिलियन, जो कि अनएक्सपेक्टेड था, और इस साल वीट की खासी ग्रोथ आई है पंजाब में, सिंध के अंदर। और दूसरी क्रॉप जो है वो राइस है, राइस में भी खासा ग्रोथ की एस्टिमेशंस हुई हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि ग्रोथ हुई नहीं है, प्रोडक्शंस बढ़ी हैं एग्रीकल्चर साइड पे। अगर आप देख ले तो कॉटन की प्रोडक्शन जो है वो कम हो गई हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हमारा जो कॉटन बेस्ड टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स है उनके लिए अच्छी बात नहीं है। दूसरा साइड अगर हम देखते हैं तो ये जो 3.94% का जो ग्रोथ का जो फिगर है वो जब रिवाइज एस्टिमेशन होंगे तो कुछ जो नेशनल अकाउंट्स कमेटी के जो कुछ मेंबर्स हैं जिनसे हमारी बात हो गई है, और वो इतने होपफुल है कि अभी जो LSM है, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, ये आने वाले 3 महीनों में 2 महीने जो रहते हैं यानी मई और जून और इवन मार्च का भी, अप्रैल का भी अभी डेटा अभी आया नहीं है, लेकिन वो ये प्रिडिक्ट कर रहे हैं अभी से कि कोई 30+ यानी 30% प्लस ग्रोथ होगा LSM में। और वो उसकी एक रीज़न ये है कि एक तो लास्ट ईयर का जो बेस था वो नेगेटिव था, यानी इंडस्ट्रीज बंद थे, तो उस वजह से ये ग्रोथ हायर साइड पे होगा। दूसरी रीज़न ये है कि ओवर कैपेसिटी पे जो है ना प्रोडक्शन हो रही है, आपके कराची में एक्सपोर्ट ऑर्डर्स मिल रहे हैं और वैसे भी प्रोडक्शन है। तो ये ऐसा नहीं हुआ है, इसके पीछे एक पॉलिसी मेजर्स भी गवर्नमेंट ने लिए पिछले 2 सालों में। इन्होंने रॉ मटेरियल जो है वो थाउजेंड्स ऑफ रॉ मटेरियल जो है जिनके ऊपर इसहाक डार ने 3%, 5%, 11% यानी रॉ मटेरियल्स के ऊपर उन्होंने ड्यूटियाँ लगाई थी। इस गवर्नमेंट ने आके उन रॉ मटेरियल्स पे ड्यूटियाँ ख़त्म कर दी, जिसकी वजह से कंज्यूमर बेस्ड इंडस्ट्री जो है उसमें भी प्रोडक्शन शुरू हो गई और लोगों ने इम्पोर्ट करना शुरू कर दिया रॉ मटेरियल, और ताकि इंडस्ट्री चल पड़े। तो इनकी प्रेडिक्शन ये है, जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, नेशनल अकाउंट्स जो है, जो कि GDP का जो फिगर है या और ये जो नेशनल अकाउंट्स कमेटी है ये फेडरल गवर्नमेंट की नहीं होती, इसमें प्रोविंशियल गवर्नमेंट की रिप्रेजेंटेशंस होती हैं, और ये सोर्स बेस्ड कमेटी है, यानी जो सोर्स है, यानी स्टेट बैंक जो है वो एज अ सोर्स ऑफ डेटा इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। सिंध गवर्नमेंट का चीफ इकोनॉमिस्ट, सिंध गवर्नमेंट का स्टेटिस्टिक ब्यूरो, सिंध गवर्नमेंट की एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, बलूच, तो ये सारे होते हैं। ये ऐसा नहीं है कि ये कमेटी जो है ये सेंट्रल फेडरल गवर्नमेंट की है, इसमें प्रोविंशियल रिप्रेजेंटेशन और ये डेटा मैच होता है, और ये पूरे हेल्थ हेक्टिक एक्सरसाइज होती है डेटा की, और ये सारा कुछ होता है। इसका थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड यहाँ मुबारक, हमें एक वक्फे के बाद आप ही के पास आएंगे, क्योंकि बहुत सी और भी चीज़ें हैं, जैसे रेवेन्यू में ग्रोथ हुई है, जब सब कह रहे थे कि शायद ये रेवेन्यू टारगेट अचीवेबल ही नहीं है, वो भी नज़र आ रहा है हमें। तो इस वक्फे के बाद आपसे बात मैंने कहा था खान साहब कुछ करेंगे। वेलकम बैक। हम मईशत पर बात कर रहे हैं, जिसमें अब कुछ बेहतरी के आसार नज़र आ रहे हैं, और आज ही मैं मूडीज़ की ख़बर भी पढ़ रहा था कि उन्होंने मूडीज़ ने भी पाकिस्तान की रैंकिंग को स्टेबल और इम्प्रूव्ड करार दिया है। तो अच्छी खबर है। हमारे साथ सहाफ़ी मुबारक ज़ैद मौजूद हैं, जो तफसील से बता रहे थे कि कैसे बम्पर क्रॉप, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग। मुबारक, आप रेवेन्यू पर भी नज़र रखते हैं, उसके अलावा जो रेमिटेंसेज आ रही हैं वो भी ऑल टाइम हाई हैं, तो हर सेक्टर बेहतरी दिखा रहा है। रेवेन्यू हम अचीव कर पाएंगे डिस्पाइट कोविड? जी बिल्कुल मुबशिर, वो रेवेन्यू का जो भी ग्रोथ जो है वो फर्स्ट हाफ में जो तकरीबन कोई 6% रेवेन्यू में ग्रोथ आ रहा था ओवर द लास्ट ईयर, लेकिन ये जो सेकंड हाफ है, सेकंड हाफ की जो 4 महीने हैं, इस 4 महीनों में तकरीबन कोई 17-18% पे ग्रोथ चली गई है। और उसकी वजह ये है कि जैसे मैंने पहले कहा कि कुछ इंडस्ट्रीज़ चलना शुरू हो गई हैं, आपके एक्सपोर्ट्स बढ़ना शुरू हो गए हैं, और कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो रही है, तो वहाँ जिससे ये इंडिकेशन आ रही है कि रेवेन्यू बढ़ रही है। रेवेन्यू, आपको पता है कि रेवेन्यू तो कोई अपने पॉकेट से तो नहीं डाल रहा है, कोई इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो रही है जिसकी वजह से ग्रोथ आ रहा है। तो एक तो आपका इम्पोर्ट्स भी बढ़ रहा है,
अब नवंबर ऑनवर्ड जो है आपके इंपोर्ट्स बढ़ रहे हैं और तकरीबन कोई 16-17% के हिसाब से बढ़ रहे हैं, क्योंकि लास्ट ईयर आपकी इकॉनमी में कॉन्ट्रैक्शन हुई थी, इससे पिछले साल भी कॉन्ट्रैक्शन थी। लेकिन और इन सारी चीज़ों के बेसिस पे गवर्नमेंट के जो प्रेडिक्शंस है कि जब ये लास्ट ईयर नेक्स्ट ईयर जब ये जीडीपी के फिगर रिवाइज होंगे तो ये लोग प्रिडिक्ट कर रहे हैं, अभी से कह रहे हैं कि ये 4.5% तक जाएगी। वजह यही है कि एलएसएम सेक्टर जो है आने वाले 3 महीनों में जब इनका डेटा आएगा वो नियरली 30% होगा। तो जब आपका एलएसएम में ग्रोथ आ रही है तो उसकी वजह से रेवेन्यू के ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ रहा है। दूसरा एफबीआर का कहना ये भी है कि जो 6 आइटम्स है उसकी स्मगलिंग जो है उसको उन्होंने काफ़ी कंट्रोल किया थ्रू बॉर्डर मैनेजमेंट, ये एफबीआर का क्लेम है। और वो कह रहा है कि उसका रेगुलर इंपोर्ट जो है वो बढ़ गया, जिसमें से ब्लैक टी है, ग्रीन टी है, फिर इसके अलावा टेक्सटाइल जो कपड़ा आता था, तो इसका रेगुलर इंपोर्ट जो है वो भी खासा बढ़ गया है। तो उससे भी कस्टम की ड्यूटी कलेक्शन जो है वो बढ़ गई हैं और जो ट्रांजिट का ट्रेड जो अफ़गानिस्तान जा रही थी उसमें खासा रिडक्शन आया है। ऑटो पार्ट्स हैं, तो ये भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो आपका रेगुलर इंपोर्ट बढ़ गया है तो उससे रेवेन्यू भी बढ़ गए हैं और आपका इंपोर्ट बिल भी बढ़ गया है। तो ये इन सारी इंडिकेशन से ये पता चल रहा है कि एफबीआर का जो रेवेन्यू टारगेट है वो दे विल बी क्लोज टू द रेवेन्यू टारगेट इस साल। तो सवाल मेरा भी है मुबारक भाई, तो क्या इसका ये मतलब है कि आने वाले बजट में, मेरा ख्याल है कि शायद 11 जून को प्रेजेंट होगा बजट, कितना इम्कान है कि मजीद टैक्सें लगेंगी? क्योंकि लोगों की तो वैसी चीखें निकल रही हैं और अगर आप कह रहे हैं कि रेवेन्यू टारगेट्स एफबीआर की जानिब से पूरे हो रहे हैं तो क्या हम ये कह सकते हैं कि बहुत कम चांस है कि कोई नई टैक्स होंगे या टैक्सों में इजाफा आएगा? नहीं, ज़रा मुझे लग नहीं रहा है कि एफबीआर या फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो कोई नई टैक्सेशन किस चीज़ पे ऊपर लगाएंगे। तो ऑलमोस्ट हर चीज़ के ऊपर टैक्स लगी हुई है और रेट्स भी इतने हाई हैं, जीएसटी 17% पे है। इनको जो चीज़ नज़र आ रही है कि ये प्रेडिक्ट करते हैं कि इनकी इकॉनमी जो है वो नेक्स्ट ईयर 5+ पे जाएगी। तो ये कह रहे हैं कि अगर इनकी इकॉनमी 5+ पे जाएगी और इन्फ्लेशन भी साथ होगा तो इनको जो रेवेन्यू आना था जो लास्ट ईयर भी नहीं आ सका बिकॉज ऑफ द कोविड और इस साल भी पार्शियली आया है, तो अगर इकॉनमी फुली ऑपरेशनल होगी और कोविड का इम्पैक्ट कम होगा और ये लॉकडाउन भी ख़त्म हो जाए तो इनको जो नेचुरल ग्रोथ है उसके थ्रू इनको रेवेन्यू आएगी। और मेरे ख्याल में इनकी कोई अंडरस्टैंडिंग भी हो गई है IMF के साथ कि कोई एडिशनल टैक्सेशन मेजर नहीं लेंगे। और आप लोगों को याद होगा कि इन्होंने जो थोड़े बहुत मेजर्स लेने थे वो एक ऑर्डिनेंस के थ्रू ऑलरेडी ये लोग ले चुके हैं। तो बजट में एज सच कोई ऐसी चीज़ नहीं आ रही है। जो इनका फोकस है वो यही है कि ये इंडस्ट्रीज़ को मज़ीद इंसेंटिव्स देंगे और ग्रोथ की तरफ जाएंगे, ताकि डिफरेंस ये है कि ये जो आने वाला 2 साल है जो इस गवर्नमेंट के लिए बड़े क्रूशल है। तो इस गवर्नमेंट की आखिरी 2 साल और पिछली गवर्नमेंट की आखिरी 2 सालों में फ़र्क ये है कि उनके लास्ट 2 इयर्स जो थे PMLN गवर्नमेंट की, उसमें इकानमी नोज डाइव पे नीचे जा रही थी, आपका ग्रोथ भी, रेवेन्यू कलेक्शन भी और सारे इंडिकेटर्स नीचे की तरफ जा रहे थे, जिसकी वजह से करंट अकाउंट डेफिसिट 20 बिलियन पे चला गया। ये गवर्नमेंट की जो आखिरी 2 साल है, पिछले 3 सालों का अगर निकाले तो ये ग्रोथ जो है ऊपर की तरफ जाएगी। तो जब बाय द टाइम इलेक्शन की तरफ ये लोग जाएंगे तो इकॉनमी जो है वो टेकअप पोजीशन पे होगी। तो ये दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस जो अभी तक मेजर इंडिकेटर से नजर आ रहा है वो यही है। अच्छा, इसके साथ एक और सवाल जुड़ा हुआ है महंगाई का। वही मैं करने वाला था, वही आपने इन्फ्लेशन की बात की, महंगाई और ख़ास तौर पे जो लोगों की जॉब्स गई हैं उसके बारे में बहुत ज़्यादा फिगर्स भी कोट किए जाते हैं कि इतने लाखों लोग जो है वो बेरोज़गार हो गए हैं और आवाम जो है वो महंगाई के नीचे पिस कर रह गए हैं। तो ये चीज़ें जो है ये अब हम देखेंगे कि कुछ अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी। मतलब और स्पेसिफिकली महंगाई पर काबू आपको नज़र आता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा पॉलिटिकली सेंसिटिव ये चीज़ है। आवाम से आप करंट अकाउंट डेफिसिट या GDP की बात करेंगे वो कहेंगे यार क्या कह रहे हो। सही बात। तो इसमें कुछ आपको लग रहा है? मेरे ख्याल में जो
जी बिल्कुल, ये जो चेंज ऑफ कमांड हुआ है जो शौकत तरीन साहब को लेकर आए हैं, तो इसका जो अगर आप लोग इसकी पिछली मीटिंग्स के जो प्रेशर्स निकले हैं तो उनका फोकस वही मेजर आइटम्स है जिनके प्राइसेस बढ़ गए हैं। ख़ासतौर पर जो चिकन के प्राइसेस है वो उसके ऊपर इसने कई सेवरल मीटिंग्स भी की हैं और कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक इंक्वायरी भी कर रही है। लेकिन कोविड का इम्पैक्ट सिर्फ पाकिस्तान स्पेसिफिक नहीं है, ये ग्लोबली भी है। दूसरा ये है कि इंटरनेशनल मार्केट में जो कमोडिटी के प्राइसेस है वो बढ़ गए, ख़ासतौर पर पाम ऑयल और सोयाबीन ऑयल के जो प्राइसेस बढ़ गए जिसकी वजह से हमारे एडिबल ऑयल के प्राइसेस बढ़ गए हैं। तो ये 3-4 चीज़ें जो है इस नई फाइनेंस मिनिस्टर जो इनके जो मीटिंग्स हो रही है और इसके मीटिंग से जो इन्फॉर्मेशन आ रहे हैं वो यही है कि ही इज़ वेरी मच कंसर्न कि ये जो 3-4 चीज़ें हैं, वीट है, शुगर है, चिकन है, एडिबल ऑयल है और मीट है, ये उसके टॉप प्रायोरिटी। और मुझे लग रहा है कि आने वाले बजट में भी कुछ इस तरह के मेजर्स ये लोग लेंगे जिसके थ्रू जो है ये इन कमोडिटीज़ के प्राइसेस को ये कंट्रोल में रखे। और मेरे ख्याल में इनके पास अब कुशन भी है, स्पेस है कि कुछ सब्सिडीज़ या कुछ एडिशनल इंसेंटिव्स इन सेक्टर्स को दे दे ताकि उनके प्राइसेस को स्टेबलाइज करे या इनको नीचे लेकर आए। और मेरे ख्याल में इसाक डार के टाइम पे भी एक एग्रीमेंट भी हुआ था। मुबारक ज़ेब, आपने बहुत ही आसान लफ्जों में हम जो को बहुत आसानी से सिनेरियो समझा दिया, थोड़ी उम्मीद भी दी है। देखो मैं 2.5 साल से कह रहा था, वक्फा ले लें। वेलकम बैक जी। और अभी ब्रेक से पहले आपको एक खुशखबरी सुना रहे थे। अब के बज़ाहिर इकोनॉमी के जो नंबर्स हैं वो बेहतर होने और उम्मीद ये है कि वो भी किसी ना किसी वक्त तो ज़मीन पर भी ट्रांसलेट होगी। और अब एक और खुशखबरी है आपके लिए, और पहले थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड दे देता हूँ कि ये तो नामुमकिन है कि आप पाकिस्तान में रहते हो, आप पाकिस्तानी शहरी हो और आपको कोर्ट कचहरियों के चक्कर ना लगाने पड़े। आपने भी लगाए होंगे, आपने भी लगाए होंगे, मैं लगाता रहता हूँ। सिंध हाई कोर्ट के जो दोस्त हैं वो जानते हैं। और यहाँ पर जो मसला है कि कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हर छोटे काम के लिए भी आपको कोर्ट के पास जाना पड़ता है, और कुछ ऐसे काम हैं जिनके लिए अब जदीद दौर में शायद इसकी ज़रूरत नहीं है। ये एक पुरानी एक कॉलोनियल लेगेसी टाइप चीज़ चलती आ रही है, जैसे कि सक्सेशन सर्टिफिकेट। अब आपको पता है कि विरासत को अपने नाम कराना भी पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान में आपको कोर्ट के पास जाना पड़ता है, आपको एक वकील इंगेज करना पड़ता है, फिर पेशियां होती हैं। और आपको पता है कि कोर्ट्स वैसे ही इतने भरे हुए हैं केसेस में, जिसको हम पेंडेंसी कहते हैं, कि कभी कभी वो तारीख आने में भी देर लग जाती है। तो ऐसा बहुत दफ़ा होता है कि लोग किसी के वालिद साहब, किसी की वालदा गुजर जाती हैं और वो उनके एसेट्स को अपने नाम कराने में भी कभी कभी साल, 2 साल और कुछ एक्सट्रीम केसेस में तो 5-6 साल भी लग जाते हैं। और जाहिर है कि ये बहुत एक अनफेयर बात है। अच्छा, तो पहले तो वफाक ने इसका नोटिस दिया, शायद जनवरी की ही बात है इसी साल की, कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक अनाउंसमेंट की कि अब फेडरल लेवल पर नादरा के जरिए आपको सक्सेशन सर्टिफिकेट मिल सकता है। अच्छा, नादरा के पास सारा डेटा होता है तो कोई मसला नहीं होना चाहिए, लेकिन जाहिर है कि वो लागू होता है सिर्फ इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी में, तो कितने लोग उससे फ़ायदा उठा सकेंगे। अच्छी बात यह है कि सिंध में भी, सिवाय सिंध में, इस पर कानून साजी हुई है। इनफैक्ट तकरीबन कोई 1.5 माह पहले कानून साजी हुई थी, लेकिन हस्बे मामूल फिर उसमें कुछ एतराज़ात आए, फिर रूल्स भी बनने थे तो उसमें चीज़ें डिले हुई। आज जो सिंध के वज़ीर आला के तर्जुमान हैं मुर्तज़ा वहाब साहब, वो ट्वीट करते हैं कि जी बिल आखिर इसके हमने रूल्स बना लिए हैं और अब इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। क्या इम्प्लीमेंट किया जाएगा कि आने वाले दिनों में अगर आपको विरासत करवानी है या सक्सेशन सर्टिफिकेट निकलवाना है तो आपको कोर्ट के पास नहीं, आपको सिर्फ नादरा के पास जाने की ज़रूरत है। और ये यकीनन एक बहुत अच्छा स्टेप है और एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो कुछ देर पहले मैंने बात की मुर्तज़ा वहाब साहब से, पहले तो पूछा कि ये जो सारा सिलसिला है इसकी एग्जैक्ट डिटेल्स क्या है, आवाम को इससे क्या फ़ायदा मिलेगा। बहुत शुक्रिया ज़रार, आपने गवर्नमेंट का पर्सपेक्टिव बयान करने का मुझे मौका दिया। बुनियादी तौर पर जब किसी शख्स का इंतकाल होता है तो उसकी मिल्कियत को, उसके वरसा को
ट्रांसफर करने के लिए एक बड़ा लंबा प्रोसीजर होता था, कम्बरसम प्रोसीजर होता था, जिसमें आप अदालत में केस फाइल करते थे और वो एट टाइम्स महीनों इल्तवा का शिकार होता था, एट टाइम्स कई साल लग जाते थे उस मामले को, सक्सेशन के मामले को रिजॉल्व करने के लिए। तो सिंध गवर्नमेंट ने फिर फैसला ये किया कि चूंकि आपके पास नादरा के डेटाबेस में तमाम रिकॉर्ड अवेलेबल है कि किसी भी शख्स की फैमिली ट्री में कौन कौन उसके वर्सा होते हैं, तो उस फैमिली ट्री को इस्तेमाल किया जाए और उस फैमिली ट्री के बेसिस के ऊपर वर्सा जो है नादरा के सामने एक दरख्वास्त सबमिट कराएंगे। उस दरख्वास्त के अंदर जो भी उसके मरहूम के जायदाद है, प्रॉपर्टी है, उसको मेंशन किया जाएगा और तमाम डॉक्यूमेंट्स को देखने के बाद और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के बाद नादरा जो है वो लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन या सक्सेशन सर्टिफिकेट जो है वर्सा के फेवर में इशू कर देगा। तो ये जो प्रोसीजर है ये बड़ा कट शॉर्ट हो जाएगा और होपफुली कोई महीने से 1.5 महीने के दरमियान ये सक्सेशन सर्टिफिकेट और लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अब शहरियों को मिल पाएगा सूबा सिंध के अंदर। अच्छा, तो मुर्तज़ा अब ज़ाहिर है कि सब जो भी सुन रहे हैं आपको ये जानना चाह रहे हैं कि कब से ये चीज़ शुरू होगी। मिलफर्ज के क्या कल अगर कोई जाए नादरा के पास तो क्या उनके पास उनकी सारी वो जो टेक्निकलिटीज़ हैं और जो सिस्टम्स हैं वो इन प्लेस हैं? इम्प्लीमेंटेशन के बारे में थोड़ा सा बताएं। ज़रार जो कानूनी तकाजे हैं उनको पूरा कर दिया गया है। जो सिंध असेंबली से लॉ पास करना था उसको हमने पास कराया, एक बार नहीं 2 बार, बिकॉज गवर्नर साहब ने कुछ ऑब्जेक्शंस लगाए थे इस कानून के हवाले से। उसके बाद जो रूल्स फ्रेम करने की जरूरत थी वो आज सिंध काबीना ने उन रूल्स की मंजूरी दे दी है। तो जो लीगल फ्रेमवर्क था उसको क्रिएट कर दिया गया है, वो अब एग्जिस्टेंस में आ चुका है। अब नादरा को अपना सिस्टम यहाँ पर लगाने के लिए कुछ तकरीबन 2 से 3 हफ्ते लगेंगे, जिसके अंदर नादरा विल प्रिपेयर फॉर द इशुएंस ऑफ दिस प्रोसेस। तो मेरे ख्याल में कोई महीने भर का एक प्रोसेस है, उसके बाद इंशाअल्लाह जो वर्सा हैं वो इस तरीके से इस कानून का फायदा उठाते हुए दरख्वास्त नादरा के सामने सबमिट कर पाएंगे। अच्छा मुर्तज़ा, जब ये पहले आपने अनाउंस किया था अगेन वही कोई जो महीना डेढ़ पहले जब कानून साजी हुई थी, तो जो हमारी वकला बरादरी है उनकी तरफ से कुछ एतराज़ात आए थे। मेरे ख्याल मुख्तलिफ बार काउंसिल्स ने भी ख़त लिखे थे और ये नहीं कह रहा कि वो कोई आउट ऑफ प्लेस थे या वो गलत थे। आई थिंक काफ़ी मेजर्ड आर्ग्यूमेंट्स थी। तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि उनके क्या एतराज़ात थे और उनको आपने फिर कैसे ऑन बोर्ड लिया? ज़रार हमने वकला के साथ इंगेज किया और उनके जो ऑब्जेक्शंस थे, जैसे कि कंट्रोवर्सी जो है वो सिर्फ फैक्चुअल नहीं, वो लीगल भी हो सकती है एट टाइम्स। हम ये चाहते हैं कि जहाँ पे फैमिली के अंदर कोई तजाद नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है, तो उनको कोर्ट के कम्बरसम प्रोसीजर से नहीं गुजरना चाहिए। तो जहाँ पर फैमिली के अंदर इत्तेहाद है तो वो 1 से 1.5 महीने के अंदर ये सक्सेशन सर्टिफिकेट या लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ले पाएंगे। लेकिन जिस सिचुएशन में कोई डिस्प्यूट है कि वर्सा कौन है, जायदाद कौन सी है, कौन सी नहीं है, उसके लिए फिर भी आपको अदालत जाना पड़ेगा। तो इसको हमने अपने केस में इस लॉ में क्लैरिफाई कर दिया था। दूसरी चीज उन्होंने कहा था कि जो वर्सा हैं उनको ये हक हासिल होना चाहिए कि वो किसी वकील को भी इंगेज कर सकते हैं इस दरख्वास्त को नादरा के सामने पेश करने के लिए। तो ये एक लॉजिकल रिक्वेस्ट थी, इसमें कोई इशू नहीं था। तो सिंध हुकूमत ने इस बात से अग्री किया, तो वकला को भी ऑन बोर्ड करके हमने ये अमेंडमेंट्स असेंबली से पास कराई थी और अल्हम्दुलिल्लाह वो गजेट हो चुका है और आज रूल्स भी नोटिफाई करने की मंजूरी काबीना ने दे दी है। तो वी हैव ट्राइड आवर बेस्ट कि तमाम जो इश्यूज थे उनको रिजॉल्व करने के लिए आगे बढ़ा जाए एंड वी कम अप विद अ गुड डॉक्यूमेंट और इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम इसको और जो मजीद बेहतर बनाने के लिए करना होगा वो भी सिंध गवर्नमेंट करने के लिए तैयार होगी। वेरी मच मुर्तज़ा साहब। अच्छा, ये एक अच्छी बात है क्योंकि हमारे यहाँ ना 2 निज़ाम चल रहे होते हैं हमेशा। एक हमारा पुराना वो जद्दी पुश्ती वाला निज़ाम है कि यार वो गत्ते की फाइल और वो नाड़े के साथ उसको आप बांध के ना थदिया बना देते हैं, और दूसरा एक है हमारा टोटल डिजिटल, जैसे नादरा के पास आपका पूरा डेटाबेस है, रास्त इंस्टेंट पेमेंट्स चल रही हैं। तो धीरे धीरे उस सिस्टम से इस सिस्टम में आना है जहां तक एक सवाल आ सकते हो तुम लोग पूछ सकते थे, लेकिन अगर तुम्हें जवाब मालूम है कि नादरा एक फेडरल इदारा है, फेडरल गवर्नमेंट ने कानून बनाया कि जी सक्सेशन सर्टिफिकेट इशू हो सकता है, लेकिन इन्होंने कहा जी इस्लामाबाद टेरिटरी जी की हदूद में। अच्छा, सवाल ये कि नेशनल आईडी कार्ड वो भी नादरा फेडरल इदारे जो है मुझे देता है, उसमें कानूनी तौर पे सूबे कानून साजी नहीं करते कि जी सिंध में भी कानून साजी होगी, केपी में भी होगी, बाकी दस्तावेजात का भी यही मामला है।
तो सक्सेशन सर्टिफिकेट जो है नादरा जब एक वफाकी हुकूमत कानून बनाया दिया एक फेडरल इदारे के लिए, तो सूबों को इंडिविजुअली क्यों मंजूर करना पड़ा? नहीं, ये तो फिर 18वीं तरमीम में ये है, मेरे ख्याल में केसेस तो लोकल है ना। हाँ, लोकल। मैं यही कह रहा था कि इसमें लोकल काउंसिल्स भी इन्वॉल्व होती हैं। तो एनआईसी भी लोकल है यार? नहीं सर, वो स्लाइटली डिफरेंट चीज है। वो तो एक नेशनल आइडेंटिटी कार्ड है ना। यहाँ पर जो है लोकल काउंसिल से आपको सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, डेथ सर्टिफिकेट आपको इशू होता है, तो वो एक सर्टेन इलाके का होता है। मतलब इसकी टेक्निकल एक्सप्लेनेशन में जाना दो, लेकिन जो रियलिटी है कि ये सूबाई सब्जेक्ट समझा जाता है। तो अब होना चाहिए नहीं होना चाहिए वो एक अलग बात है ऐसे ही। एक आखिरी चीज मैं जरा क्लियर करना चाह रहा हूं कि दो चीजें होती हैं। एक तो जैसे कि आपकी कोई जमीन है, आपका कोई घर है, आपका कोई प्लॉट है, इसको कहा जाता है इमूवेबल प्रॉपर्टी। उसके लिए सक्सेशन सर्टिफिकेट नहीं होता, उसके लिए एक होती है लेटर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। बैंक में पैसे हैं, गाड़ी है वगैरह, वो सक्सेशन सर्टिफिकेट में आता है। तो ये जो नया कानून बना है और अब इंशाल्लाह चले जून जुलाई से हम कहें अगर इम्प्लीमेंट होगा, इसमें ये दोनों चीजें कवर होती हैं, क्योंकि अक्सर लोगों में ये एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन रहती है। आज के लिए इतना ही जी, इजाजत दीजिए, खुदा।